कैसे हैं सब। मैं हूँ नटखट नेहा और मैं आई हूँ कहानियाँ सुनाने। चलिए जल्दी से जान लेते हैं आगे क्या हुआ है। रूही ने जब एक नज़र कमरे को देखा तो उसके चेहरे पर हल्का सा लाली आ गई। उसने अपनी पलकें झुका ली और चुपचाप से खड़ी हो गई। तभी काव्या ने उसे पलटा और इस बार उसकी आंखों में शरारत नहीं बल्कि नमी थी। काव्या ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और उसे पकड़कर बेड पर बिठाया और खुद नीचे बैठ गई और फिर थोड़ा सीरियस होकर कहा, मैं जानती हूँ जो मैं तुम्हें कहने वाली हूँ वो सही नहीं है। इस वक्त तो बिल्कुल सही नहीं है, पर यह जानना तुम्हारे लिए ज़रूरी है, तुम्हारा हक है। ऐसा ना हो तुम अपने रिश्ते में आगे बढ़ जाओ और बाद में तुम्हें जब ये सच पता चले तो तुम्हें तकलीफ़ हो। रूही चुपचाप से बस सुन रही थी कि तभी काव्या अपने सिर को झुका लेती है। उसकी आंखें भीगी हुई थी। इस उस वक्त बहुत ही मुश्किल था काव्या के लिए ये सब कुछ कहना, क्योंकि जो सच वो कहने वाली थी वो बहुत बड़ा था। वो सच बताने वाली थी रूही को। वो जानती थी इसके बाद बहुत कुछ बदल जाएगा। उसने एक लंबी सी सांस लेकर कहा। रूही तो चुपचाप से उसे सुन रही थी। काव्या ने अपना सिर झुका लिया और कहा, मैंने तुमसे एक सच छुपाया है रूही। शायद तुम्हें पहले बता देना चाहिए था, लेकिन आज तुम आगे बढ़ रही हो। बाद में पता चला तो बहुत तकलीफ़ होगी। वो जानती ही थी कि काव्या उसे क्या कहना चाहती है, लेकिन वो चुप रही। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी काव्या बहुत ही शांत आवाज़ में कहती है, विवेक भाई तुमसे प्यार करते हैं रूही। मुझे नहीं पता तुम्हें क्यों बताना है, पर यह ज़रूरी है। काव्या ने अपना सिर उठाया और वो रो पड़ी। काव्या ने जल्दी से उसे गले लगा लिया और उसकी पीठ को सहलाते हुए कहा, तुम्हें ये पता था ना? बेवकूफ़ लड़की, क्यों सहती रही? क्यों नहीं बताया मुझे? क्यों अंदर ही अंदर घुट घुट कर अपने आप को तकलीफ़ दे रही थी? दोस्त कहती हो ना मुझे, तो क्यों नहीं बताया? काव्या की आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। वो जानती थी रूही बहुत मुश्किल में है। उसके लिए ये सब समझना, सहना बहुत मुश्किल था। वो कैसे अपने बेस्ट फ्रेंड को खो चुकी थी। काव्या और रूही काफ़ी देर बाद चुप हुई। दोनों बहुत रोई थी। फिर रूही कहती है, हमें तब बताया विवेक जब हमें छोड़ने गए थे। उन्होंने हमसे कहा कि वो हमसे मोहब्बत करते हैं, और हमने क्या किया? हमने उनका दिल तोड़ दिया काव्या। हमने उनके दिल के 1000 टुकड़े कर दिए। हम बहुत बुरे हैं ना? काव्या ने उसे गले लगा लिया। रूही बहुत रो रही थी। रूही उन लड़कियों में से नहीं थी जो दूसरों का दिल तोड़कर या उनका फ़ायदा उठा सके, या फिर वो अपने मतलब के लिए रिश्ते निभाती हो। वो बहुत मासूम थी। अंदर से वो बहुत टूटी हुई थी और अंदर ही अंदर वो विवेक के दर्द को देखकर बहुत तड़पी भी होगी। विवेक उसका सबसे अच्छा दोस्त है, उसका सब कुछ है, उसकी ज़िंदगी में उतना ही खास है जितना बाकी लोग हैं। काफ़ी देर बाद रूही शांत हुई। काव्या ने उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहा, तुम क्या करना चाहती हो? तुम करण भाई के लिए क्या महसूस करती हो? करण भाई तुम्हारे प्यार में पागल हो चुके हैं। सबको पता है कि वो तुम्हारे लिए कितनी मोहब्बत अपने दिल में रखते हैं। मैं नहीं समझ पा रही हूँ, एक भाई के लिए खुश हूँ या दूसरे भाई के लिए दुखी। रूही कहती है, मैंने खुद को समझा लिया है। मैं करण को धोखा नहीं देना चाहती। मैं उन्हें बताकर उन्हें दर्द नहीं देना चाहती। ये दर्द सिर्फ मेरा है और इस दर्द पर सिर्फ मेरा हक है। मैं करण को उनका हक देना चाहती हूँ जो 4 सालों से मैं नहीं दे पाई। अब उनका हक है मुझ पर, इस रिश्ते पर। काव्या जानती थी रूही करण से प्यार करने लगी थी और उनका रिश्ता आगे बढ़ना तय था। थोड़ी देर बाद काव्या वहाँ से चली गई, पर वो रूही को बहुत हौसला देकर गई कि वो हमेशा उसकी दोस्त है, हमेशा उसके साथ रहेगी और हर दुख सुख में उसके साथ होगी। रूही खड़ी होकर खिड़की से बाहर देख रही थी। रूम में पहले ही बहुत सारी खुशबू फैली हुई थी, पर आज कुछ अजीब था। उसे बहुत अजीब सी भावनाएं महसूस हो रही थी। लग नहीं रहा था ये वो पहले वाला रूम है जहाँ वो कितनी बार आ चुकी है। पहले करण के रूम में कितनी बार आई है। एक बार तो उसकी बाहों में सो भी चुकी है, लेकिन कभी उसे ऐसा महसूस ही नहीं हुआ था। पर आज करण के रूम का नक्शा ही बदला हुआ था। उसे एहसास हुआ कि किसी ने उसे गले लगा लिया। वो अपनी गहरी सोच में डूबी हुई थी। करण के आने का उसे पता ही नहीं चला। तभी उसे करण की आवाज़ सुनाई दी, जो प्यार से उसके गालों को किस करते हुए कहता है, क्या सोच रही हो प्रिंसेस? क्या कोई परेशानी है?
अगर तुम्हें वक्त चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। तुमसे शादी की है इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें या तुम्हारे जज्बातों के साथ कोई ज़बरदस्ती करूँ। रूही पलटकर करण के गले लग गई। ये इंसान, ये कभी उसे हर्ट नहीं करता, कितना प्यार करता है, कभी भी उसे तकलीफ़ नहीं देता, उसकी भावनाओं की कदर करता है और हमेशा उसकी हाँ नाक से करण को फ़र्क पड़ता था, चाहे फिर वो अपने प्यार के लिए कितना ही क्यों ना तड़पा क्यों ना हो। उसने आगे से हमेशा रूही को आगे रखा। करण मुस्कुरा देता है, रूही को गोद में उठाकर आईने के सामने ले गया। इतने भारी भरकम लहंगे में रूही की हालत ख़राब थी और ये करण देख सकता था। उसने धीरे से उसके ज्वेलरी को उतारते हुए कहा, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। रूही बस मुस्कुरा देती है। करण का एहसास वो महसूस कर रही थी। मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, करण को बताने के लिए काफ़ी था कि वो लड़की सिर्फ उसकी थी, जिसके लिए वो इतने सालों से पागल था। रूही ने अपनी आंखें झुका ली थी। दोनों में बहुत प्यार था, एक खूबसूरत सा प्यार था। दोनों ने अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत की थी। रूही ने अपनी पलकें झुकाईं क्योंकि करण उसके एहसास में बहने लगा था। आज शायद दोनों का मिलन था, दोनों की खूबसूरत मिलन की रात थी। जैसे ही करण और रूही करीब आए, रूही अपने हर दर्द को भूल गई और खुद करण के हवाले खुद को कर देती है। उसने करण को सारे हक दे दिए क्योंकि करण ने कहा था, मुझे हक है रूही, मुझे सारे हक दे दो। रूही ने करण को बहुत प्यार से देखा और फिर अपनी बाहें उसके गले में डाल ली क्योंकि अब उसने उसे मंजूरी दे दी थी, करण की होने की मंजूरी। दोनों ने एक दूसरे को अपने आगोश में समा लिया था। शायद दोनों ही एक दूसरे के लिए बने थे। दोनों की खूबसूरती उनके दिल में थी और दोनों ने अपने आप एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया था। बहुत ही खूबसूरत सी ज़िंदगी की शुरुआत हो चुकी थी दोनों की। दोनों का प्यार परवान चढ़ गया था। करण ने रूही को बहुत प्यार से कहा था, मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें ज़रा भी दर्द नहीं दूँगा। बस इसके साथ ही वो रूही के साथ वो सब करने लगा जो एक प्यार में पति पत्नी करते होंगे। दोनों की आंखों में खुशी की लहर सी भर गई थी। रूही की आंखों में खुशी के आंसू भी थे। आज उसने अपने प्यार को महसूस किया, करण की मोहब्बत को महसूस किया। करण ने उससे ज़्यादा तंग नहीं किया। वो जानता था ये लड़की बहुत वीक है, इसीलिए वो उसे अपनी बाहों में भरकर समेट लेता है। वो जानता था रूही उसके लिए कितनी खास थी। वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की थी उसके लिए। दोनों ने एक अलग एहसास को अनुभव किया था जो बहुत खूबसूरत था। प्यार भरा मिलन जो हो गया था, तन और मन दोनों से। लेकिन आने वाली ज़िंदगी के बारे में दोनों ही नहीं जानते थे। जहाँ ये दोनों अपनी ज़िंदगी में खुश थे तो वहीं एक और तरफ तूफान आ गया था। सब लोग हॉल में 3 बजे के करीब आधी रात को बैठे हुए हैं क्योंकि विवेक मिसिंग था। पूरी रात किसी को उसका कुछ पता नहीं चला। राकेश जी, विराट, वैभव और करण के दोनों दोस्त विवेक को ढूंढने में लगे हुए थे और पिछले 5 घंटों से ढूंढ रहे थे। जब से रूही विदा होकर आई थी, लास्ट बार सबने उसे तब देखा जब रूही अपने कमरे में चली गई। उसके बाद विवेक मिसिंग था, किसी ने उसे देखा नहीं था और लास्ट बार उन्हें पता ही नहीं था कि वो कब निकला। करण और रूही को बताने की किसी ने हिम्मत नहीं की, किसी को समझ नहीं आया। सब लोग जानते थे कि उनकी शादी की पहली रात थी और इस खास लम्हे को वो बर्बाद नहीं करना चाहते थे। पर इतना इंतज़ार करने के बाद अब सब थक चुके थे। इतना कुछ हो चुका था कि अब शायद बताना ज़रूरी था। इसीलिए काव्या मीरा जी के पास आकर प्यार से कहती है, माँ, करण भाई को बता देते हैं, वो विवेक भाई को ढूंढ लेंगे। अगर सुबह पता चला तो बहुत गुस्सा होंगे। मीना जी ने एक नज़र अपनी बहन कल्पना जी की तरफ देखा। उन्होंने भी अपनी आंखों से इशारे से हाँ कहा क्योंकि वो सही था। काव्या ठीक कह रही थी। भाई होने के नाते करण को पता होना चाहिए कि विवेक मिसिंग है। पुलिस को इन्वॉल्व करने का भी कोई फ़ायदा नहीं था और 5 घंटों से ये लड़का लापता था। कुछ पता नहीं था विवेक कहाँ चला गया। घर में कोई नहीं जानता था। मीरा जी की हाँ सुन काव्या ने बहुत हिम्मत की और करण और रूही के कमरे की तरफ चली गई। उसे खुद भी बुरा लग रहा था। आज वो इतने खूबसूरत लम्हे को ख़राब कर रही थी। दोनों बहुत मुश्किल से आगे बढ़े होंगे, ये बात सबको पता थी।
करण और रूही के लिए आज की रात बहुत इम्पोर्टेंट भी थी। वहीं करण और रूही एक दूसरे की बाहों में आराम से सोए हुए थे और नीचे क्या हो रहा था उन्हें कोई होश नहीं था। एकदम से गेट नॉक होता है। आवाज़ सुनकर करण की नींद खुल गई। करण के हिलने से रूही भी उठ जाती है क्योंकि वो उसी की बाहों में सोई हुई थी कि तभी काव्या थोड़ा डरते हुए कहती है, भाई नीचे आएंगे, कुछ इमरजेंसी है, माँ बुला रही है। करण को कुछ भी समझ नहीं आया। रात के 3 बज रहे हैं और काव्या उसे यूं क्यों बुला रही है और ऐसा भी क्या हो गया, ऐसी कौन सी इमरजेंसी है। लेकिन उसने बिना कुछ सोचे समझे कहा, ठीक है मैं आता हूँ, तुम चलो नीचे। काव्या ने लंबी सी सांस ली। वो बहुत बुरा फील कर रही थी। उसने क्या किया था, उनका लम्हा ख़राब कर दिया था। काव्या वहाँ से नीचे चली जाती है। रूम में करण ने लाइट ऑन की और बैठकर खुद के कपड़े पहनने लगा और रूही को ब्लैंकेट से कवर करते हुए कहा, प्रिंसेस तुम थोड़ा रेस्ट कर लो, मैं देख कर आता हूँ कि क्या हुआ है। रूही ने उसका हाथ थाम कर कहा, हम भी चलेंगे, प्लीज़ मुझे यहाँ अकेले नहीं रहना। करण को अजीब तो लग रहा था, पर उसने एक नज़र रूही की तरफ देखा जो बहुत ही डरी हुई थी, डरी सहमी एक बच्ची की तरह। उसने एक लंबी सी सांस ली और रूही के कपड़े ले आया, उसे पहनने में मदद की। अब उससे बेहतर कौन जानता था कि वो कितना थकी हुई थी और वो कितना वीक फील कर रही थी। करण के पास पड़े शॉल को उठाकर उसे अच्छे से उड़ा दिया। बाहर ठंड थी और वो बिल्कुल नहीं चाहता कि रूही को दिए निशान जो उसने प्यार से दिए हैं वो दुनिया में कोई और देखे। उस पर सिर्फ उसी का हक है। वो रूही का हाथ पकड़े धीरे धीरे सीढ़ियों से उसे नीचे ले आया। हॉल में सबको देखकर उसकी आंखें ठंडी हो गई थी। उसके चेहरे का लुक बदल गया था। उसे कुछ बुरा होने का अंदेशा महसूस हुआ। वो मीरा जी जब भी करण को देखती हैं तो उससे लिपट कर रोने लगती हैं। वो खुद को संभाले बैठी थी, लेकिन अपने बेटे को देखकर उनका दिल बहुत ही टूट गया। उन्होंने उसे रोते हुए कहा, विवेक विवेक मिसिंग है, वो ऐसा कभी नहीं करता। पिछले 5 घंटों से उसका कुछ अता पता नहीं। उसका फ़ोन भी यहीं पड़ा है। फुटेज चेक की कैमरे की तो उसके हाथ में शराब की बोतल थी और तेज़ी से कार लेकर निकला है। किसी को कुछ समझ ही नहीं आया कि वो कहाँ चला गया। राकेश जी और विराट गए हैं ढूंढने, पर पता नहीं, सब थक हार चुके हैं, पुलिस के पास गए हैं। मीरा जी बहुत रो रही थी कि तभी कल्पना जी बताती हैं कि सब लोग ढूंढने गए हैं, यहाँ तक कि करण के दोस्त भी उनकी मदद के लिए। यहाँ उन्होंने शहर की हर गली देखी थी, पर अभी तक कुछ पता नहीं था। विवेक के होटल, फार्म हाउस सब जगह पता किया, उसके दोस्तों से भी, पर किसी को नहीं पता ये लड़का कहाँ चला गया। राकेश जी को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उनके बेटे को हुआ क्या है। करण ने मीरा जी की बात सुनी तो वो बहुत ज़्यादा अपसेट था। मीरा जी ने रोते हुए उन्हें सब कुछ बताया। किस तरह करण सुनकर घबरा सा गया, पर उसने अपने चेहरे पर घबराहट आने नहीं दी। लेकिन जब रूही ने सुना तो वो एकदम से डर गई। वो 2 कदम लड़खड़ा भी गई और वो गिर जाती अगर काव्या ने उसे पकड़ा नहीं होता। उसकी आंखों से आंसू लगातार बहने लगे। उसने खुद को जिम्मेदार मान लिया विवेक की हालत का। काव्या ने उसे आंखों से शांत रहने का इशारा किया। अभी घर में तमाशा सही नहीं होता। और करण ने रूही की हालत देखी नहीं, क्योंकि वो पीट करके खड़ा था और वो मीरा जी को संभालने में लगा हुआ था। उसकी माँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस कर रही थी, टूटी हुई अंदर से। रूही खुद को शांत करने की नाकाम कोशिश करती है, पर डर से उसकी हालत ख़राब थी। उसे बस एक ही चिंता थी, कहीं विवेक खुद को कुछ कर ना ले, कहीं वो इस गुस्से या दर्द में खुद को नुकसान ना पहुंचा दे। उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा था। करण एक नज़र सबको देखता है, जानने की कोशिश करता है, क्या उससे कुछ छुपाया तो नहीं जा रहा ना? क्या होगा आगे? क्या करण को सच पता चल जाएगा?